हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 के चैप्टर नंबर 4 को वापस से कंटिन्यू करेंगे। तो इस चैप्टर को एंड तक अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। तो हमने इस चैप्टर में पदार्थ के दो गुणों के बारे में देख लिया था, जो कि थी दिखावट और उसकी कठोरता। अब हम पदार्थों के तीसरे गुण के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है विलय तथा अविलय। यानी कि विलय मतलब जो जल में घुल जाए आसानी से, और अविलय जो जल में आसानी से ना घुल पाए, उसे अविलय कहते हैं। तो यहाँ पे एक क्रियाकलाप है। कुछ ठोस पदार्थ जैसे चीनी, नमक, चॉक पाउडर, बालू तथा लकड़ी के बुरादे के नमूने को एकत्रित कीजिए। कांच के 5 गिलास लीजिए। प्रत्येक गिलास में लगभग 3 से 4 भाग जल भरिए। पहले गिलास में कुछ मात्रा में चम्मच भरकर चीनी, दूसरे में नमक तथा इसी प्रकार शेष गिलासों में अन्य पदार्थ मिलाइए। प्रत्येक गिलास की अंतर्वस्तु को चम्मच में विलोरित कीजिए, यानी कि धीरे धीरे हिलाइए। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए, प्रेक्षण कीजिए और पता लगाइए कि जल में मिलाए गए पदार्थों का क्या होता है। आपने प्रेक्षणों को 4.3 में दर्शाए अनुसार नोट कीजिए। तो यहाँ पे वो सारणी दी गई है और यहाँ पे वो पदार्थ दिए गए हैं जिन्हें हमने पानी में मिलाया था। तो नमक, ये जल में पूर्णतः लुप्त हो जाती है। चीनी, इसका भी आंसर यही होगा क्योंकि ये भी जल में पूरी तरीके से घुल जाती है, यानी कि लुप्त मतलब गायब हो जाना या खो जाना। पूर्णतः का मतलब तो हमें पता है कि पूरी तरीके से। बालू, ये पानी में नहीं घुलेगा, ये पानी के नीचे बैठ जाएगा। चॉक पाउडर, ये भी पानी के नीचे बैठ जाएगा। और लकड़ी का बुरादा, ये भी। यानी कि इन तीनों का आंसर सेम होगा और इन दोनों का आंसर सेम। आप यह पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो गए, अर्थात घुल गए, विलीन हो गए। हम यह कहते हैं कि पदार्थ जो जल में विलय हैं तथा अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते हैं तथा काफ़ी समय तक एक गिलास में विलोरित करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते, वे पदार्थ अविलय होते हैं। तो ये विलय अथवा अविलय, ये मैंने पहले ही बता दिया था कि जो जल में घुल जाए वो विलय, जो जल में ना घुले वो अविलय। चूँकि जल बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, इसलिए हमारे शरीर का प्रकारों में इसी एक महत्वपूर्ण भूमिका, यानी कि जो जल होता है वो कई सारे चीज़ों को अपने अंदर विलीन करने की क्षमता रखता है, इसलिए हमारे शरीर में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो इस तरीके से क्योंकि जल जो होता है वो हमारे बॉडी में किसी भी एलिमेंट को अपने अंदर घोल लेता है और उसके बाद वो हर बॉडी के पार्ट तक उसे पहुंचाते रहता है। क्या द्रव भी जल में विलीन हो जाते हैं? यानी कि द्रव यानी कोई भी लिक्विड चीज़ वो भी जल में विलीन हो जाते हैं। तो ऑफकोर्स अगर हम कोई द्रव जैसा कलर लें, लाइक अगर हमने कोई रेड कलर ले लिया जो पहले से ही पानी जैसा और उसे हमने पानी में डाल दिया, तो जाहिर सी बात है कि जल भी उसी कलर का हो जाएगा, क्योंकि जल जो होगा वो उस कलर को अपने अंदर पूरी तरीके से विलीन कर लेगा। लेकिन सारे द्रव खुद में विलीन नहीं होने देते, मतलब जल के अंदर सारे टाइप्स के द्रव विलीन नहीं हो पाते। अगर हम किसी तेल को लें, क्योंकि तेल भी तो एक तरीके का द्रव भी है, लेकिन वो जल में डिज़ोल्व नहीं होगा, वो जल के ऊपर ऊपर ही रहता है, वो जल के अंदर जल्दी से डिज़ोल्व ही नहीं होता। या आप घर पे भी करके देख सकते हैं, पानी के ग्लास के अंदर थोड़े से तेल की बूंदें डाल के देखिए, वो जल के अंदर विलीन नहीं होती हैं। क्रियाकलाप 5, सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल अथवा नारियल का तेल, मिट्टी का तेल अथवा अन्य किसी द्रव के नमूने को एकत्रित कीजिए। कांच का एक ग्लास लीजिए अथवा इससे आधा जल से भरिए। ये मैंने पहले ही बता दिया कि जो तेल होते हैं वो जल के अंदर कभी नहीं घुलते। ये सिरका, नींबू का रस, ये तो घुल जाएगा आसानी से पानी के अंदर, लेकिन ये तेल, इनमें वो प्रॉपर्टी नहीं रहती कि वो जल के अंदर घुल पाए। हम यह देखते हैं कि कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, कुछ अन्य द्रव जल में मिश्रित नहीं होते हैं और कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ देने पर अपनी एक पृथक परत बना लेते हैं। पृथक मतलब अपनी एक अलग ही परत बना लेना, उसे पृथक करना कहलाते हैं। तो कुछ जल जो होते हैं वो तो अच्छे से घुल जाते हैं जल के अंदर, लेकिन कुछ द्रव ऐसे होते हैं जो जल में नहीं मिलते और वो द्रव ज़्यादातर तेल ही होते हैं जो जल के अंदर नहीं घुल पाते। कुछ गैसें जल में विलय हैं अथवा जबकि अन्य नहीं होती। सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन होती हैं। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतु एवं पादपों के लिए उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी कि जल के अंदर कुछ गैसें जो होती हैं वो तो आसानी से मिली हुई रहती है, जैसे कि ऑक्सीजन। तो इसका मतलब यही हुआ कि जल अपने अंदर ऑक्सीजन गैस को आसानी से घुलने देता है, लेकिन बाकी गैसों को
वो शायद अपने अंदर घुलने ना देता हो, या फिर घुलने भी देता है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में ऐसा रहता है। वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती हैं। क्रियाकलाप 4 करते समय आपने यह ध्यान दिया होगा कि जल में अविलय ठोस जल से पृथक हो जाते हैं। क्रियाकलाप 5 में भी आपने कुछ द्रवों के साथ ऐसा ही किया होगा। इनमें से कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाए वे जल के पृष्ठ के ऊपर एकत्रित हो, अन्य डूबकर गिलास की तली में पहुंच गए थे। क्या यही सही नहीं है? हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें पदार्थ जल में तैरते रहते हैं अथवा डूब जाते हैं। किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियां व कंकड़ जो आप इसी तालाब में फेंक देते हैं, शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास से के जल में डालते हैं, इन सब का क्या होता है? बूझे यह चाहता है कि आप उसे जल में तैरने वाले, जल में डूबने वाले पदार्थों के 5-5 उदाहरण दें। अन्य द्रवों जैसे कि तेल, यही पदार्थ तैरते हैं अथवा डूब जाते हैं। इसे देखने के लिए आपने किस प्रकार का परीक्षण करेंगे? तो अब हम पदार्थ के चौथे गुण के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है पारदर्शिता। अभी तक हमने 3 गुण देखे, जो कि थी दिखावट, कठोरता और उसका विलय तथा अविलय होना। और अब ये है पारदर्शिता। पारदर्शिता मतलब होता है आर पार दिखना, ये पारदर्शिता कहलाता है। तो आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा। उन स्थानों के बारे में विचार करिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहेंगे ताकि आप दूसरों को दिखाई ना दें। आपने इन स्थानों को ही क्यों चुना? क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया है? स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर आपका मित्र शीशे से देखकर आपका पता लगा लेगा। उन पदार्थों अथवा सामग्री जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। यानी कि वैसे वस्तु या सामग्री जिसके आर पार हम देख सकते हैं वो पारदर्शी। पारदर्शी को हम ऐसे समझ सकते हैं, आर पार देखने वाला। दर्शी को बिल्कुल शुद्ध हिंदी में मतलब देखना अपने आसपास, वो दर्शी कहलाता है। तो पारदर्शी इनकी आर पार जिसके हम देख सकते हैं, जैसे कि शीशा हो गया, क्योंकि शीशे के आर पार हम देख सकते हैं कि उस साइड क्या है या फिर इस साइड क्या है। कांच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। प्रायः दुकानदार बिस्कुट, मिठाइयाँ तथा अन्य खाद्य पदार्थ को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पदार्थों में रखना अधिक पसंद करता है। तो दुकानदार ऐसा क्यों करता है? वो आर पार दिखने वाले बर्तनों में ही ऐसे खाने वाली चीज़ें क्यों रखता है? पहली चीज़, ऐसे कंटेनर जो शीशे के होते हैं उसमें रखने पे चीज़ें ख़राब नहीं होती जल्दी, क्योंकि वहाँ तक वायु नहीं पहुँचती। और दूसरी चीज़, अगर कोई बच्चा दुकान पे जा रहा है तो उसे उस जार के अंदर या उस बॉटल के अंदर जो भी चीज़ है वो उसे दिखाई देगी, उसे अट्रैक्ट करेगी और उस दुकानदार की खरीदारी ज़्यादा होगी, इसलिए वो ऐसा करता है। इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते। इन पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं। अपारदर्शी मतलब मतलब ना, मतलब आर पार जिसमें ना दिखाई दे, वो जिसके पीछे हम लुका छिपी के खेल में छुपते हैं ताकि हम किसी दूसरे को दिखाई ना दे। आप यह नहीं बता सकते कि बंद लकड़ी के बॉक्स या गत्ते के डिब्बे अथवा धातु के पात्र के भीतर क्या रखा हुआ है। लकड़ी, गत्ता तथा धातुएं अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। क्या अब हम ये समझते हैं कि हम बिना किसी भांति के सभी पदार्थों तथा वस्तुओं को पारदर्शी अथवा अपारदर्शी में समूहित कर सकते हैं? तो क्या आप इतना जान गए हैं कि आप किसी भी सामान को पारदर्शी या अपारदर्शी में बांट सके? तो ऑफ कोर्स हमें इतना पता है, पारदर्शी जिसके आर पार हमें दिखे, अपारदर्शी जिसके आर पार हमें ना दिखे। तो हमें अपने आसपास जितनी भी चीज़ें दिखती हैं, हमें बस ये उसमें पता लगाना है कि कौन सी चीज़ पारदर्शी है और कौन सी चीज़ अपारदर्शी। ये सब आप अपनी नॉलेज के लिए कर सकते हैं ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझने में और भी ज़्यादा आसानी हो। अब यहाँ पे एक क्रियाकलाप है। कागज़ की एक शीट लीजिए और इससे होकर किसी प्रदीप बल्ब को देखिए। यानी कि प्रदीप बल्ब, किसी जलते हुए बल्ब को देखना है। इस संबंध में अपने प्रेक्षण को नोट कीजिए और आपने क्या देखा इसे नोट कीजिए। और अब उस कागज़ की शीट को 2-3 बार तोड़ के और फिर उसे किसी जल में डाल दीजिए, या फिर हम उस कागज़ के जो टुकड़े हैं उसको मक्खन या तेल में भी डाल सकते हैं। तो कागज़ के उस भाग से जहाँ तेल फैला है, प्रदीप बल्ब को दोबारा ध्यान से देखिए। और अब हम जिसमें हमने तेल या मक्खन जो भी लगाया था उस कागज़ से हम दोबारा अब उस बल्ब को देखेंगे। अब आप क्या देखते हैं? क्या आप पाते हैं कि अब बल्ब हमें पहले की अपेक्षा अधिक स्पष्ट दिखाई देता है? परंतु क्या आप इस चिकने कागज़ से होकर प्रत्येक वस्तु को पूर्णतः स्पष्ट देख सकते हैं? कदाचित नहीं। यानी कि
ये जो अभी हमने कागज़ पे तेल लगाया उस कागज़ से होकर हम सारी चीज़ें तो अब नहीं देख सकते बिल्कुल स्पष्ट तरीके से। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, उन्हें पारभासी कहते हैं। जैसे कि सर्दियों के टाइम पे जब वो कोहरा या ओस आ जाती है तब हम उसके आसपास देख तो सकते हैं कि आर पार क्या है, लेकिन बिल्कुल स्पष्ट नहीं दिखाई देता कि आखिर एग्जैक्टली वहाँ पे क्या है। तो कोहरा भी एक पारभासी चीज़ का उदाहरण हो सकता है। कागज़ पर लगे उस तेलीय धब्बे को याद कीजिए जिसका उपयोग हमने खाद्य पदार्थों का वसा के लिए परीक्षण करने में किया था, वह भी पारभासी ही था। क्या आप सभी पारभासी पदार्थों के कुछ उदाहरण पर सोच विचार कर सकते हैं? तो अभी हमने कुछ पारभासी पदार्थों पर सोच विचार किया ही कि आखिरकार क्या क्या पारभासी होते हैं, जैसे कि कोहरा। और अगर हम किसी पानी के आर पार देख सकते हैं, लेकिन अगर हम उसी पानी में कुछ सर्फ या कुछ भी चीज़ डाल दें तो हम उसके आसपास देख सकेंगे, लेकिन बिल्कुल स्पष्ट तरीके से नहीं। अतः हम पदार्थों को पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी के रूप में बांट सकते हैं। किसी अंधेरे वाले स्थान पर टॉर्च के कांच को हथेली से ढकने का सुझाव देती है। टॉर्च का स्विच ऑन करके हथेली के दूसरी ओर का प्रेक्षण कीजिए। वह यह जानना चाहती है कि क्या आपकी हथेली पारदर्शी है या अपारदर्शी या पारभासी है। हमने यह सीख लिया है कि पदार्थों की अपनी भिन्न दिखावट होती है तथा इनके जल अथवा अन्य द्रवों में मिश्रित होने के भिन्न भिन्न ढंग होते हैं। वे जल में तैर अथवा डूब सकते हैं अथवा पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी हो सकते हैं। पदार्थों का समूहन उनके गुणों में समानताओं अथवा विभिन्नताओं के आधार पर किया जा सकता है। तो अभी तक हम सिर्फ पदार्थ के बारे में ही देख रहे थे और हमने पदार्थों के 4 गुणों के बारे में भी पढ़ा, जो कि था दिखावट, कठोरता और अविलय तथा विलय और इनका पारदर्शी या अपारदर्शी होने का गुण। तो ये सारे गुणों से ही हम किसी भी पदार्थों के अंदर विभिन्नताएं देखते हैं कि कौन सा पदार्थ किस जगह पे उपयोगी होगा और कौन सा पदार्थ किस जगह पे उपयोगी नहीं होगा। हमें पदार्थों को समूहों में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? दैनिक जीवन में हम प्रायः पदार्थों का समूहन अपनी सुविधा के लिए करते हैं। घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इसी प्रकार करते हैं कि जैसी वस्तु है एक साथ ही रखी हो। इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। यानी कि हम पदार्थों को समूह में क्यों बांटते हैं, तो इसका आंसर यहाँ पे दिया गया ताकि हम दैनिक जीवन में किसी भी पदार्थ को आसानी से खोज सकें। जैसे कि अगर खाने पीने वाली चीज़ें होंगी या फिर खाना बनाने वाली चीज़ें, तो वो किचन में ही रखी होंगी ताकि हमें वो आसानी से मिल जाए। इसी तरीके से हर जगह के अनुसार हर पदार्थ को उसकी जगह पे रखा जाता है। इसी प्रकार कोई पंसारी प्रायः सभी प्रकार के बिस्कुटों को अपनी दुकान के एक कोने में रखता है, सभी साबुनों को अन्य स्थान पर, जबकि अनाज तथा दालों का भंडार किसी अन्य स्थान पर रखता है। पंसारी यानी कि कोई भी दुकानदार अपनी दुकान के अंदर, आपने ये देखा ही होगा कि बिस्कुट या फिर कोई भी सामान जो खाने पीने वाली चीज़ें होंगी वो एक साइड, साबुन वगैरह जो होंगे, जो घर में यूज़ करने वाले सामान होंगे वो एक साइड होंगे ताकि उसे खोजने में आसानी हो। इसी प्रकार के समूहन के लाभप्रद होने का एक दूसरा कारण है पदार्थों को इसी प्रकार समूहन में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन तथा उन गुणों में किन्हीं भी पैटर्नों का अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। इसके विषय में और अधिक अध्ययन हम उच्च कक्षाओं में करेंगे। यानी कि समूहन करना क्यों लाभप्रद यानी कि हमारे लिए फ़ायदेमंद है, ताकि हम पदार्थों को भी अलग अलग जगह में बांट सकें, यानी कि उनके गुणों के आधार पर हम उनमें बांट सके कि कैसा पदार्थ किस तरीके का है। फिर हम उसके गुणों के बारे में और अच्छे से जानकारी प्राप्त करके हम अपने सुविधा के लिए कोई भी ऐसी इन्वेंशन कर सकते हैं जो हमारे लिए आसानी करते, मतलब किसी भी काम को करने के लिए। तो अब हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया और अब हम इस चैप्टर के कुछ प्रमुख शब्द करेंगे। प्रमुख मतलब कि जो भी इस चैप्टर में हाईलाइटेड वर्ड्स थे जिनके बारे में हमने अच्छे से जाना और पूरी डिटेल में जाना है, उसके बारे में ही हमें अब यहाँ पे डिटेल में लिखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और कठोर मतलब अगर किसी पदार्थ के कण बहुत ही पास पास है तो वह पदार्थ कठोर कहलाता है। अविलय जो पदार्थ जल में घुलनशील नहीं होते वे अविलय कहलाते हैं। घुतिमय यानी कि जो भी पदार्थ
चमकने वाले होते हैं या फिर जिनमें चमक होती है वे घुटीमय पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थ हम अपने आसपास जिन भी वस्तुओं को देखते हैं वे सभी एक पदार्थ हैं। धातु यानी कि जिनके अंदर हमने पदार्थों के 4 गुण पढ़े ना, अगर जिनके अंदर वो चारों गुण हो तो वो धातु होते हैं। जैसे कि अगर धातु है तो उन्हें कठोर होना चाहिए, चमकीला होना चाहिए और उनका अविलय या फिर उनके अंदर करंट को पास करने की एबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि अगर हम उसके अंदर से करंट पास करवाएं तो वो करंट अच्छे से पास हो जाना चाहिए, तो वो धातु कहलाते हैं। अपारदर्शी यानी कि जिसके आर पार हमें ना दिखे वो अपारदर्शी हो जाते हैं। रुक्ष खुरदुरा जिसकी सतह बहुत ही ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ होती है वो खुरदुरा हो जाते हैं। विलय जो पदार्थ जल में घुलनशील होते हैं वे विलय कहलाते हैं। पारभासी जिसके आर पार हमें दिखाई दे लेकिन पूरा स्पष्ट नहीं, यानी कि हमें कुछ धुंधला दिखाई दे तो उसे हम पारभासी कहते हैं। और पारदर्शी जिसके आर पार हमें पूरा क्लियर ही दिखाई दे, जैसे कि अगर हम कोई कांच की खिड़की है तो कांच की खिड़की के आर पार तो हम सब देख सकते हैं, तो कांच की खिड़की पारभासी हो गई और पारदर्शी और पारभासी कोहरा हो गया जो कि सर्दियों के टाइम में हमें दिखाई देता है। और अपारदर्शी में आप दीवार, लकड़ी या कुछ भी लिख सकते हैं। अब हम इस चैप्टर के अभ्यास के क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो लकड़ी से बनने वाली वस्तुएं तो आपके घर में ही होंगी, आप खुद बता सकते हैं, जैसे कि बेड हो गया, मेज हो गया या फिर पेंसिल, वो भी लकड़ी की बनी होती है। कुर्सी हो गए और भी ऐसी कई सारी चीज़ें होती है। कई बक्से भी होते हैं जो लकड़ी के ही होते हैं। तो 5 या हम तो 10 नाम भी लिख सकते हैं क्योंकि हमारे घर में ही लकड़ियों के बने बहुत सारे सामान होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चमकदार पदार्थ का चयन कीजिए। तो चमकदार, कांच की प्याली चमकदार होगी क्योंकि वो कांच की बनी है। प्लास्टिक का खिलौना चमकदार नहीं होगा। और स्टील की चम्मच ये चमकदार होगी। सूती की कमीज़ ये चमकदार नहीं होगी। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित वस्तुओं का मिलान उन पदार्थ से कीजिए जिनसे उन्हें बनाया जा सकता है। याद रखिए, कोई वस्तु एक से अधिक पदार्थों से मिलकर बनी हो सकती है तथा किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुएं बनाने में किया जा सकता है। यानी कि इस पदार्थों का और इस पदार्थों का मिलान करना है। पुस्तक किससे बनी होती है? कागज़ से बनी होती है। गिलास कांच की बनी हो सकती है। कुर्सी लकड़ी की बनी हो सकती है। खिलौना प्लास्टिक का और जूते चमड़े के बने होते हैं। तो ये मिलान हमने कर लिया है। हमारा 4th क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य, इसका उल्लेख कीजिए। पहला है, पत्थर पारदर्शी होते हैं जबकि कांच अपारदर्शी। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि पत्थर अपारदर्शी होते हैं। अपारदर्शी मतलब जिसके आर पार हम नहीं देख सकते, तो पत्थर के आर पार हमें कुछ नहीं दिखाई देगा, तो पत्थर अपारदर्शी होते हैं और कांच पारदर्शी होते हैं। नोटबुक में घुटी होती है जबकि रबड़ में नहीं होती। तो घुटी का मतलब होता है चमक। तो आपको लगता है कि नोटबुक के अंदर घुटी होती है, चमक होती है और इरेज़र में नहीं होती। ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है क्योंकि ना ही नोटबुक और ना ही इरेज़र, दोनों में से किसी में भी घुटी नहीं होती। तीसरा है, चौक जल में विलीन हो जाता है। तो चौक को जब हम जल में विलीन करते हैं तो वो भी बिल्कुल मिट्टी की तरह ही होता है। चौक भी वो पानी में उस टाइम तो घुलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अगर हम उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो चौक जल के या फिर जो भी वो गिलास है उसकी सतह के नीचे बैठ जाएगा। तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। लकड़ी का गुटका जल पर तैरता है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। मतलब टुकड़ा जो होता है लकड़ी का, वो उसकी जो घनत्व होती है यानी कि डेंसिटी, यानी कि जो छोटे छोटे पदार्थों से कोई भी बड़ी वस्तु बनती है, तो जो लकड़ी के छोटे छोटे कण होते हैं उसमें उस कणों की संख्या कम होती है और पानी के अंदर ज़्यादा। तो कम वाली चीज़ यानी कि जो भी चीज़ छोटी होगी वो बड़ी वाली चीज़ को तो आसानी से उठा ही लेगी ना। इसलिए लकड़ी का टुकड़ा जब हम उसे जल पे रखते हैं तो जल के ऊपर तैरने लगता है। तो ये स्टेटमेंट राइट है। जल या चीनी जल में विलीन नहीं होता, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, जबकि चीनी जल में विलीन हो जाता है। तेल जल के साथ मिश्रणीय है,
ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। मिश्रणीय का मतलब होता है घुलने वाला। तो जब भी हम तेल को जल में डालते हैं तो तेल और जल कभी मिलते नहीं हैं, बल्कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो दोनों मिश्रणीय है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। अब अगला है बालू यानी कि रेत जल में निसादित हो जाते हैं। निसादित मतलब कि नीचे बैठ जाते हैं, तो हाँ ये बैठ जाते हैं नीचे। सिरका जल में विलीन हो जाता है, तो सिरका, हाँ सिरका भी जल में विलीन हो जाता है, लेकिन उतने अच्छे तरीके से भी नहीं होता। नीचे दिए कुछ वस्तुओं तथा पदार्थों के नाम दिए गए हैं और इन वस्तुओं को हमें, एक सेकेंड पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ ले। जल, बास्केटबॉल, संतरा, चीनी, ग्लोब, सेब तथा मिट्टी का घड़ा, इनको इस प्रकार समूहित कीजिए। इनको समूह में बांटना है। तो पहला है गोलाकृति तथा अन्य आकृति वाले। तो गोलाकृति वाले या आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एक बार बता सकती हूँ कि गोलाकृति के क्या होते हैं। बास्केटबॉल, संतरा हो गया, ग्लोब, सेब भी लगभग गोल आकृति का ही होता है, लेकिन पूरा गोल नहीं होता, और मिट्टी का घड़ा ये भी गोल ही होता है, तो इसे पहले वाले में हम डाल सकते हैं। और खाद्य तथा अखाद्य, तो आपको पहले इसे ऐसे करना है, क लिख के और बीच में एक लाइन करनी है, और इस साइड आपको लिखना है गोलाकृति वाले पदार्थ, इस साइड आपको लिखना है कि अन्य आकृति वाले, और इसके नीचे गोलाकृति वाले पदार्थ के नाम आप लिख दीजिएगा और अन्य आकृति वाले इसको दूसरी साइड लिख देना। और जब हम ख पॉइंट डाल के ये दूसरा पॉइंट इसका करेंगे, तो इसमें भी सेम इसी तरीके से बीच में एक लाइन ड्रॉ करके इस साइड खाद्य और इस साइड अखाद्य करके। वैसे खाद्य का मतलब होता है जो खाने योग्य होते हैं, अखाद्य मतलब जो खाने योग्य नहीं होते। तो आप ये इजीली डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि खाद्य हम जानते हैं कि संतरा, चीनी, सेब ये खाने वाले होते हैं, और अखाद्य ये बास्केटबॉल और ये ग्लोब, ये मिट्टी का घड़ा, इनको अखाद्य में डाल देंगे हम। और अगला हमारा क्वेश्चन है, जल में तैरने वाले जिन वस्तुओं को आप जानते हैं उनकी सूची बनाइए। जांच कीजिए और देखिए कि क्या वे तेल अथवा मिट्टी के तेल पर भी तैरती हैं। तो ये एक क्रियाकलाप है जिनको अगर आप चाहें तो सामान के अनुसार आप अपने घर पे भी कर सकते हैं और खुद ही देख सकते हैं और खुद अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। तो हम अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, निम्नलिखित समूह में मेल न खाने वाले ज्ञात कीजिए, यानी कि जो कि मेल नहीं खाते हैं। जैसे कि अगर हम इंसानों के बीच में कोई भी एक जानवर ला के रख दें, तो इंसान और जानवर ये दोनों मेल थोड़ी ना करेंगे, तो हमें जानवर यानी कि जो सबसे हटके है उसे अलग करना है इस पॉइंट में से। तो पहला है कुर्सी, पलंग, मेज़, बच्चा, अलमारी। तो यहाँ पे सबसे अलग है बच्चा, क्योंकि कुर्सी, पलंग, मेज़, अलमारी ये कहीं ना कहीं एक सामान है और निर्जीव चीज़ें हैं, और बच्चा एक सजीव चीज़ है, तो इसे हमें अलग करना है। दूसरा है गुलाब, चमेली, नाव, गेंदा, कमल। तो इसमें नाव जो है वो एक सामान है और बाकी के 4 फूल हैं, तो हम इसमें से नाव को अलग करेंगे। अगला है एल्युमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी और रेत। ये एल्युमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी ये चारों के चारों धातु हैं और एक आभूषण में काम आते हैं ये सारे के सारे, तो इसलिए हम इसे अलग करेंगे, और रेत जो हो गया ये अलग हम कर देंगे। अगला है चीनी, नमक, रेत, कॉपर सल्फेट। तो चीनी, नमक और ये जो कॉपर सल्फेट हो गया, ये सारे के सारे एक तरीके से एक केमिकल है जो कि हम लैब में यूज़ करते हैं। कभी ना कभी हम चीनी, नमक और कॉपर सल्फेट को भी यूज़ कर लेते हैं, तो इसमें से रेत जो हो गया उसे हम अलग रख सकते हैं। तो अब यहीं हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, और अगर आप लोगों को ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया हो और इसके क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से समझ आए हो, तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे वाले लाइक बटन को ज़रूर दबाएं और उसके साइड वाले सब्सक्राइब बटन को भी दबाएं, ताकि इसी क्लास के और भी चैप्टर्स की वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंच जाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।